हेलो दोस्तों। मैं हूँ CMACS रोहन निम्बाड़कर। तो अभी हमने जो टेस्ट पेपर अरेंज किया है सी इंडिया की तरफ से, उसका मैं पेपर डिस्कशन लेने वाला हूँ। बेसिकली एक पहले 5 मिनट के लिए मैं बता दूँ एग्जैक्टली पेपर डिस्कशन किस तरह से होने वाला है। ओके। ये जो पेपर डिस्कशन है और एग्जाम गाइडेंस इसे आप कह सकते हो, यहाँ पे न्यू कंसेप्ट पढ़ाना या कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना ये टारगेट नहीं है, क्योंकि अभी आप एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया होगा, ऑलरेडी आपने पढ़ाई की होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना भी है, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप यूट्यूब चैनल जो है हमारे वो सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे फ्री मैराथन और फ्री फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल किए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के लिए। तो ये कौन से यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है? ठीक है, पहले तो वो सभी लेक्चर आपको मिलेंगे, आप सर्च कर लेना CA फाउंडेशन बाय CA इंडिया। और दूसरा मेरा खुद का चैनल है CA में CS रोहन निम्बाड़कर। ये दो चैनल को इमीडिएटली आप सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें रिवीजन लेक्चर्स भी है, फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर्स, और दूसरे हम कह सकते हैं मैराथन लेक्चर्स, दोनों आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ हम कह सकते हैं कुछ चैप्टर्स पे हमें आपको और ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है, तो आप ये लेक्चर्स देख लेना, वहां से आपको मिल जाएंगे। अकाउंट्स हो, लॉ हो, मैथ्स हो, सभी सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे। राइट? ओके, आगे। ये जो है ये टेस्ट पेपर डिस्कशन है, टेस्ट पेपर ऑलरेडी हो चुका है, उसका डिस्कशन अभी हम लेने वाले हैं। उसका गाइडेंस कि एग्जाम में आपने किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, मार्क्स किस तरह से अलॉट किए जाते हैं, ये चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले ध्यान रखना, ये टेस्ट पेपर आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये टेस्ट पेपर मिलने वाला है। कौन सा टेलीग्राम चैनल? आप सिंपली टेलीग्राम पे जाओ और वहां पे सर्च कर लेना CA फाउंडेशन बाय CA इंडिया। CA फाउंडेशन बाय CA इंडिया, ये टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लेना, उसे सब्सक्राइब कर लेना, मतलब ज्वाइन कर लेना। और वहां पे आपको पेपर मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट के पेपर्स मिल जाएंगे। ये टेस्ट पेपर 1 है, बराबर। टेस्ट पेपर 2 भी वहां पे मिल जाएगा, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये टेस्ट पेपर 1 के बाद में टेस्ट पेपर 2 आने वाला है, इसका डिस्कशन पहले स्टार्ट हो रहा है, वो ज्वाइन कर लेना। वहां पे जैसे ही अपलोड हो जाता है पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरा भी टेलीग्राम चैनल है फ्यूचर CAs बाय CMACS रोहन निम्बाड़कर, ये आप ज्वाइन कर लेना। तो बेसिकली क्लियर है, ये डिस्कशन है जो एग्जाम ये टेस्ट पेपर हो चुका है उसका डिस्कशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली गलती कहाँ पे होती है, मार्क्स कैसे ज़्यादा मिल सकते हैं, इस पे अपना टारगेट रहने वाला है। पढ़ना हो तो यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये टेस्ट पेपर आपके सामने है, यहाँ पे आंसर्स भी है, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये वाला फाइल मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस दिए और आंसर्स के हिंट या आंसर वहाँ पे दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्रेजेंटेशन होना चाहिए जिससे आपको मार्क्स अच्छे से मतलब या ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो चलिए, पहला क्या बताएं एक बार पढ़ लो। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसमें से मैं डिस्कशन लेने वाला हूँ बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस या एंड रिपोर्टिंग, उसका आपको मैम की तरफ से लेक्चर अपलोड होगा उसके डिस्कशन का। ओके, तो सेक्शन ये बिजनेस लॉ ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, ध्यान सुनना, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है। ओके, वो आपको सॉल्व करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। तो बाकी क्वेश्चन 1 को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं ना, उसमें से कितने सॉल्व कर ले बोल रहे हैं, 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। ओके, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन 1। तो इसमें मैं आपको थोड़े से एक हम कह सकते हैं कि टिप्स देने वाला हूँ कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। ओके, मतलब लगभग मैं लास्ट 13 ईयर्स से लॉ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ CA कोर्स के लिए। तो ऑब्वियसली ये समझ में आई, इवन जब मैं खुद एग्जाम देता था, प्रोफेशनल एग्जाम, भले वो CS की हो, CMA की हो, CA की हो, तो उस वक्त मेरे थ्योरी पेपर में अच्छे मार्क्स रहते थे। तो ये टिप्स आपको यूजफुल रहने वाले हैं, तो एंड तक देख लेना। तो ध्यान सुनना, क्या बोला यहाँ पे, रामास्वामी प्रपोज टू सेल हिज हाउस टू रामनाथन। रामनाथन सेंट हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, पोस्ट से एक्सेप्टेंस भेज दिया। ओके, तो अगर एक्सेप्टेंस पोस्ट से भेजा जाए तो उस केस में प्रोविजंस क्या है आपको आइडिया होगी, कुछ शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट डे रामनाथन सेंड्स अ टेलीग्राम विदड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस भेजा, उसके बाद में कैंसलेशन लेटर, जो एक्सेप्टेंस भेजा उसका कैंसलेशन लेटर भी भेज दिया। मतलब आज एक्सेप्टेंस लेटर भेजा, कल मुझे लगा कि नहीं, कल जो एक्सेप्टेंस दिया था वो नहीं देना चाहिए था, वो ऑफर ठीक नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर तो भेज दिया, तो इमीडिएटली टेलीग्राम भेज दिया मैंने, जिसमें मैं प्रीवियस कल भेजा हुआ एक्सेप्टेंस कैंसिल करना चाहता हूं, तो मैंने टेलीग्राम भेज दिया। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग।
तो ध्यान देना, अगर कैंसिलेशन लेटर पहुंचता है पहले तो वो एक्सेप्टेंस कैंसिल माना जाएगा। देखो दो लेटर भेजे हैं, पहले भेजा एक्सेप्टेंस लेटर, उसके बाद में इमीडिएटली कैंसिलेशन लेटर भेजा है। अगर वो कैंसिलेशन लेटर पहले पहुंचता है तो उस केस में कैंसिलेशन माना जाएगा, और एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचते तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे बोला है द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड बाय, टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन का पहले मिल गया, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोथ रीच टुगेदर। और अगर दोनों साथ में मिल गए तो क्या? हाँ, तो यहाँ पे देखो हिंट, रिवोकेशन ये पहला पॉइंट बन जाता है, ये पहला, और ये दूसरा पॉइंट बन जाता है। मुझे लेक्चर पॉज करना पड़ा था ड्यू टू सम इशू। तो यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे हिंट दी है आपको, हिंट दी है। ये पहला पॉइंट है कि अगर उन्होंने बोला है द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड बाय रामास्वामी बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले रिवोकेशन मिल गया तो ऑब्वियसली रिवोकेशन वैलिड होगा। एंड दूसरा दूसरा यहाँ पे उन्होंने दूसरा सिचुएशन बताया, दोनों सिचुएशन में क्या होगा ये आपको बताना है। दूसरे सिचुएशन में द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोथ रीच टुगेदर, दोनों अगर साथ में मिलते हैं तो क्या? टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन, तो पहले हिंट दिया है रिवोकेशन इज वैलिड, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर पहले रिवोकेशन लेटर भेज दिया, पहुंच गया, कैंसिलेशन लेटर पहुंच गया तो ऑब्वियसली कैंसिलेशन वैलिड है। एंड रिवोकेशन इज वैलिड एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इफ रामास्वामी ओपन्स द टेलीग्राम अबाउट रिवोकेशन फर्स्ट। सिंपल बात है, आपको दोनों लेटर साथ में मिल गए तो जो लेटर पहले ओपन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। पहले अगर कैंसिलेशन लेटर अगर सामने वाले ने पढ़ लिया तो उस केस में कैंसिलेशन माना जाएगा, पहले एक्सेप्टेंस लेटर पढ़ लिया तो एक्सेप्टेंस लेटर वैलिड माना जाएगा। अभी ये प्रूव कैसे होगा ये मत पूछो, हम यहाँ पे प्रूव वाली बात नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि प्रूव करना ये सिचुएशन और फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लॉ का काम क्या है? रूल्स बताना। आपको भी एग्जाम में रूल्स ही बताने हैं। तो जैसे कि अभी एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे, इस तरह से तो प्रेजेंट नहीं कर सकते। एग्जाम में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको लिखना है एप्लीकेबल लॉ। एप्लीकेबल लॉ, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉपरली लिख देना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, एप्लीकेबल लॉ लिख देना पहले, प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखना है। दूसरा आप लिख देना एप्लीकेबल सेक्शन। अगर आपको एप्लीकेबल सेक्शन पता है तो ही लिखना, अदरवाइज डोंट राइट इट, लिखने की जरूरत नहीं। गलत सेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको कंफ्यूजन है कि सेक्शन ये है या वो है, ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो लिखो ही मत, इग्नोर कर दो, मतलब ये वाला पॉइंट लिखोगे ही नहीं। एप्लीकेबल सेक्शन अगर पता नहीं है तो लिखो मत, डोंट वरी, देयर इज नो नीड टू राइट, मतलब कंपल्शन नहीं कि लिखना ही चाहिए। आता है तो अच्छी बात है। ओके, कहीं ना कहीं पे तो प्रेजेंटेशन के थोड़े से मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, मतलब वो आंसर्स के मार्क्स थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, बाद में अगर सेक्शन पता है तो एप्लीकेबल सेक्शन लिख देना, अदरवाइज डायरेक्टली एप्लीकेबल प्रोविजन। एप्लीकेबल प्रोविजन, एप्लीकेबल प्रोविजन मतलब आपने लॉ में कहीं भी तो ये पढ़ा है ना, तो क्या पढ़ा है वो लिख देना। लॉ क्या बोल रहा है वो वहां पे लिख देना। लॉ क्या बोल रहा है? ठीक है, रिवोकेशन, okay, revocation is valid if it is received, okay, if it is received by uh, offering, okay, if it is received by offerer, offerer, if it is received by offerer before acceptance letter। ठीक है, तो ये जो भी प्रोविजन है वो वहां पे लिख देना। एक्सेप्टेंस का एक एक्सेप्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है, एक्सेप्टेंस हम देते हैं और उसके साथ कैंसिलेशन भेज देते हैं तो कैंसिलेशन इफेक्टिव हो जाएगा अगर कैंसिलेशन लेटर पहले मिलता है। मतलब आपने जो लॉ में पढ़ा है, आपने जो बुक्स में पढ़ा है वो यहाँ पे लिख देना है, ये लिखना है, कंपल्सरी लिखना है। बाद में थर्ड, जो भी अगर आपने एप्लीकेशन सेक्शन एप्लीकेबल सेक्शन लिखा हो तो ये एप्लीकेबल प्रोविजन थर्ड आ जाएगा। ओके, और बाद में फोर्थ क्या आ जाएगा? एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, उसे एक्सप्लेन करना है इस केस में क्या हुआ, इस केस में रामास्वामी को क्या मिला है, कौन सा रिवोकेशन लेटर पहले मिला है, जो भी है वो वहां पे लिख देना है। एंड लास्ट में पांचवा कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखते वक्त ध्यान देना यहाँ पे दो सिचुएशन दिए हैं। ओके, सिचुएशन वन की टेलीग्राम लेटर कैंसिलेशन लेटर पहले मिला तो उसका कंक्लूजन आप अलग से देना, और दूसरा दोनों लेटर साथ में मिल गए तो क्या होगा, ये कंक्लूजन आप अलग से दे देना। तो बेसिकली क्या करना है, इस फॉर्मेट में आप लिखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? डायरेक्टली यस नो ऐसे आंसर मत देना, पहले प्रोविजन लिख देना, प्रोविजन के बाद में एक्सप्लेन कर देना, बाद में कंक्लूजन में आप बता देना कि एग्जैक्टली क्या होगा इस केस में, इस सिचुएशन में। ठीक है, तो रिवोकेशन इज नॉट वैलिड एंड, लेकिन अगर अगर क्या हो गया, पहले एक्सेप्टेंस लेटर पहले मिल गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और उस केस में रिवोकेशन वैलिड नहीं होगा। क्लियर? तो ये दो सिचुएशन आपके सामने है।
अगर रिवोकेशन लेटर पहले मिल गया, पहली सिचुएशन, तो रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दूसरी सिचुएशन में अगर दोनों साथ में मिल गए, रिवोकेशन लेटर एंड एक्सेप्टेंस लेटर, तो पहला कौन सा पड़ा हुआ देखो, अगर एक्सेप्टेंस लेटर पहले पड़ा तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, रिवोकेशन लेटर पहले पड़ा तो रिवोकेशन माना जाएगा। क्लियर? तो आपको इस तरह से केस स्टडी प्रेजेंट करना, मतलब मैं खुद भी इस तरह से प्रेजेंट करता था, ओके, तो आप भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, या आपको कोई आपके टीचर ने बताई हो उस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो तो वो तरीका फॉलो कर लेना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, आप उसमें चेंज कर सकते हो, बट थिंग इज दैट कहीं ना कहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स, जैसे कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कैंसलेशन की जगह पे आप रिवोकेशन वर्ड यूज करो जो कि लॉ बताता है, ओके, बाद में मतलब बुक्स में जो लिखे हुए वर्ड्स है ना वो जनरली लिखने की कोशिश करना, उसके लिए लगता है तो जो आप लॉ पढ़ते हो तो लॉ के बुक्स में जो वर्ड्स लिखे अलग, रिवोकेशन, ओके, या जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं जो नए हैं जो बुक्स में लिखे जाते हैं उसकी एक लिस्ट बना लो, ओके, और वो लिस्ट एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लेना। और उससे क्या हो जाएगा कि एग्जाम में जब आप लिख रहे हो आंसर्स तो आपको वर्ड्स याद आ जाएंगे। बहुत से बार स्टूडेंट ये कंप्लेंट करते हैं कि हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की है, समझ में तो सब आ गया है, बट एग्जाम में लिखना नहीं आता है। एग्जाम में लिखना क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपके पास वर्ड्स की कमी है, शब्द कम पढ़ रहे हैं। तो ऐसी केस में वो वर्ड्स की आप एक डिक्शनरी टाइप में बना लो, लाइक वो 3 to 4 पेज में बन जाएगी, और एग्जाम में जाने से पहले वो आप पढ़ के जाना। वो उससे फायदा क्या होगा, एग्जाम में लिखते वक्त आपको सभी वर्ड्स याद आ जाएंगे, किसको क्या बोलते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? अगर वो दिक्कत हो तो दो मैंने आपको बता दिया, एक तो प्रेजेंटेशन बता दिया, क्लियर, दूसरा मैंने आपको बता दिया वर्ड्स, कीवर्ड्स याद रखना उस पर्टिकुलर केस में जो बुक में कीवर्ड यूज किए हैं वो यूज करने की कोशिश करना। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपके वर्ड्स लिख देना, बट थिंग इज दैट कोशिश तो होनी चाहिए ना, मतलब आपके साइड से कोशिश तो होनी चाहिए कि हम उस तरह से लिखें जैसे बुक में लिखा गया है। अगर आप कोशिश करोगे तो होगा, अगर आप अभी से ट्राई करते हो तो हो जाएगा, मतलब उसकी आप एक लिस्ट बना लेते हो ऐसे वर्ड्स की तो हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। तो जहां जहां पे केस स्टडी है मैं रिकमेंड करता हूँ इस तरह से आप प्रेजेंटेशन कर देना, आपको मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे मिल जाएंगे। क्लियर? आगे, Highsoft Limited, public company, it's in its article of association impose managing the agent to borrow both short term and long term loan। तो अथॉरिटी दी है, हाँ, जो भी डायरेक्टर्स उनको हो गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लेने के लिए। मिस्टर हार्डली, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अप्रोच PQ Finance Limited, a non-banking finance company for loan of 25 lakh in the name of company. Lender agreed and provided the above said loan. Later, Highsoft refused to repay money borrowed on the pretext that no resolution was passed. Simply, डायरेक्टर्स को पावर तो है लेकिन जो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए वो रिजोल्यूशन पास किए बिना लोन लिया गया, इस वजह से कंपनी बोलती है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो इस केस में कौन सा डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल हो जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब इस केस में आउटसाइडर को इंटरनली आपके जो कंपनी के इंटरनली जो मैटर चलते हैं वो पता नहीं चलते हैं, मतलब रिजोल्यूशन पास किया नहीं किया इसमें जाके थोड़ी ना बाहर वाला चेक कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आउटसाइडर क्या देखेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो अथॉरिटी कंपनी को है या नहीं, कौन सी अथॉरिटी? लोन लेने की, वो डायरेक्टर्स को है या नहीं। अगर वहां पे उसे लिखता है कि है तो वो ये मान के चलेगा कि इंटरनल जो प्रोसीजर्स है वो उस डायरेक्टर ने कंप्लीट किए होंगे, उस पर्सन ने कंप्लीट किए होंगे। क्लियर? तो ऐसे केस में यहाँ पे आउटसाइडर विल गेट बेनिफिट किस बेसिस पे? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइडर को पता होता है, ये पता होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे दिया गया आंसर, हाँ, आंसर यहाँ पे प्रॉपर्ली दिया गया है। इसे भी आप उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो जिस तरह से मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेबल लॉ कौन सा है यहाँ पे? कंपनीज एक्ट। क्लियर? कंपनीज एक्ट 2013 इस तरह से आप लिख सकते हो, बाद में एप्लीकेबल सेक्शन पता हो, ठीक है, पता हो तो लिखो, नहीं तो नहीं है। हर एक केस के लिए सेक्शन एप्लीकेबल ही हो ऐसा नहीं नेसेसरी नहीं है, ठीक है। बाद में एप्लीकेबल प्रोविजन, प्रोविजन में क्या है यहाँ पे देखो क्या होता है? पर्सन डीलिंग विद द, according to the doctrine of indoor management, person dealing with the company need not inquire whether internal proceeding relating to the contract are followed correctly once they are satisfied that transaction are in accordance with the memorandum and article। मतलब उनको ये पता चलता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल के हिसाब से ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो इंटरनली वो प्रोसीजर कंप्लीट की कि नहीं ये चेक करने की जरूरत नहीं है आउटसाइडर ने। क्लियर? तो stakeholder need not inquire whether the necessary meeting was convened and held properly or whether necessary resolution power was passed। ये प्रोविजन है। क्लियर? 10 ओके, व्हाट हैपेंस, तो एक्सप्लेनेशन में आप बता दोगे इस केस में क्या है कि दैट बैंक, यहाँ पे क्या हुआ है? नॉन बैंकिंग, हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी approved loan on the basis of MOA and AOA।
as on the basis of authority given in the MOA and AOA. Therefore, NBFC बोलेंगे हम शॉर्ट में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC okay is not under obligation to check the internal proceeding, means internal process is completely or properly followed or not. क्लियर? तो यहाँ पे हुआ है ना, हाई सॉफ्ट कंपनी में क्या हुआ है कि डायरेक्टर्स को अथॉरिटी है, तो एनबीएफसी ने चेक किया है. सो what happens internal to company is not a matter of public knowledge. An outsider can only presume the intention of the company but do not know the information. क्लियर? इसे भी आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो. ये तो क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी वहां पे दिया है. व्हेन शैल ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस आपको लिख देना है. यहाँ पे देखो डिफरेंस आप ऐसे लिख सकते हो, आप हमेशा एक फॉर्मेट बनाते हो ना, कंडीशन वैसे लिख सकते हो, या नीचे जो दिया है उस तरह से लिख सकते हो, कंडीशन वारंटी. अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना ये अपना टारगेट नहीं है, सिर्फ समझाना है. क्लियर? तो अभी स्टूडेंट का एक बहुत, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ताकि एंड में मैं हाईलाइट कर सकूँ. पहला जो है वो प्रेजेंटेशन, केस स्टडी, प्रेजेंटेशन कीवर्ड, यहाँ पे केस स्टडीज आ जाएगा. एप्लीकेबल लॉ, एप्लीकेबल सेक्शन, सेक्शन नहीं पता है मत लिखो, गलत मत लिखना बिल्कुल भी. दूसरा प्रेजेंटेशन. दूसरा जो है कीवर्ड्स का मैंने आपको बता दिया. आपको कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है कीवर्ड्स लिखे जाए ओके, जो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए अप्लाई होते हैं. जैसे रिवोकेशन वगैरह, ये जो वर्ड्स है ना कैंसलेशन की जगह पे, वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं लॉ में, तो वो वर्ड्स यूज करने की कोशिश करना, जिससे आपके मार्क्स ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएंगे. क्लियर? तीसरा मैंने आपको बता दिया, हाँ, जहां पे कितना, हाउ मच टू राइट, मतलब स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर 5 मार्क के लिए कितना लिखना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. 5 मार्क के लिए 1 पेज लिखना चाहिए, आधा पेज लिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर सिंपली अगर यहाँ पे बोला डिस्टिंग्विश कर दो कंडीशन एंड वारंटी के बीच में, और वो डिस्टिंग्विश जो किया है, डिफरेंस जो है वो 4 ही है, और वो 4 लाइन में ही होता है. मतलब कंडीशन के एक साइड पे, वारंटी के एक साइड पे, इस तरह से 4 लाइन में ही होता है. तो भी आपको अगर प्रॉपरली लिखा हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए. जैसे कि थ्योरी में पूरे मार्क्स मिलते नहीं, ये अलग बात है, मतलब आपको 4.5, 4.5, 5 में से 4.5 मार्क्स तो मिलने चाहिए. क्लियर? मतलब यहाँ पे वॉल्यूम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. स्टूडेंट की गलती कहाँ पे करते हैं, वॉल्यूम कंसीडर करते हैं कि हमें 1 पेज कंप्लीट करना है, अननेसेसरी कुछ भी लिखते रहता है. और उससे दो चीज़ें होती है, एक तो एग्जामिनर आपको मेन पॉइंट जो है वो उससे मिलेंगे नहीं तो मार्क्स नहीं देगा. वो मेन पॉइंट सर्च करता है, उसके पास सजेस्टेड होता है जो आईसीए ने दिया है, और आपका पेपर होता है, वो चेक करता है कि जो सजेस्टेड में बताया गया वो मेन पॉइंट्स है कि नहीं. और आप इतना सारा लिख दोगे तो उसमें से मेन पॉइंट छुप जाएंगे. तो मेन पॉइंट वहाँ पे क्या है कि हाईलाइट होने चाहिए, तो मेन पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे. आप मेन पॉइंट को पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, ताकि वो सामने वाले को दिखाई दे. क्लियर? तो जितना टू द पॉइंट लिख सको उतना अच्छी बात है. पहला बेनिफिट, एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में उसको आसानी होगी. और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा. आप लिमिटेड लिख रहे हो तो उससे आपका 100 मार्क्स का पेपर कवर हो सकता है. बल्क में लिखोगे तो यहाँ पे आपने जहाँ पे 5 लाइन लिखनी है, 6 लाइन लिखनी है, वहां पे आपने 15 लाइन लिख दी. अब उतना ही आप टाइम बचा लेते हो और आगे का क्वेश्चन आपका या आंसर कंप्लीट कर लेते हैं. तो यहाँ पे टू द पॉइंट आप लिखोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा. टू द पॉइंट लिखना है. ओके, चलो आगे. तो ये देख लेना क्या 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 लिखा है, ये आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ टू द पॉइंट वहां पे लिखने की कोशिश करना. बाद में एक्सेप्टेंस क्या होता है, डिस्कस लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. तो एक्सेप्टेंस के लिए सेक्शन कौन सा है, टू बी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी नहीं है. क्लियर? तो पहले एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन लिखोगे. डेफिनेशन ऑब्वियसली जो लॉ बोल रहा है उस लैंग्वेज में होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. ऑब्वियस बात है, डेफिनेशन आप थोड़ी ना बताने वाले हो, जो बुक में दी है वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है. क्या है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस. ये आपने पढ़ा होगा आई एम श्योर, वैसे ही लिखने की कोशिश करनी है. डेफिनेशन में चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है, नो चेंजेस इन डेफिनेशन. इसमें आप खुद के वर्ड्स मत डालो, डेफिनेशंस. तो आपको मार्क्स मिलेंगे. देखो 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो मोस्टली लॉ में जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं, 4.5 ऐसे ही मिलते हैं. ठीक है, तो थ्योरी में ऐसा होता है कि 100% जैसे अकाउंट्स वगैरह जो प्रैक्टिकल है उसमें 5 मार्क का करेक्ट है तो 5 मिल जाएंगे, ऐसा वहाँ पे मोस्टली नहीं होता है. बट आपको पूरे मार्क्स
पूरे मार्क्स मतलब ये 4.5 वगैरह मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की हुई हो तो। क्लियर। अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा तो आधा मार्क्स वो कट कर सकते हैं, 4 ही दे सकते हैं। बट गलत सेक्शन मत लिखना, गलत सेक्शन लिखा तो शायद से वो कंप्लीट मार्क्स गायब कर देंगे, देंगे ही नहीं। क्लियर। तो मतलब आपने गलत सेक्शन लिखा मतलब कानून ही चेंज कर दो ना आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, तो उतना ध्यान रखना। हाँ, तो एक्सेप्टेंस क्या होता है, ओके उसका कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, बाय एनी एक्ट। क्लियर। रिटर्न और oral हो सकता है, ये सभी पढ़ लेना। देखो, ये आपको फाइल मिलने वाली है, आप बाद में पढ़ सकते हो। ओके, कंसेप्ट पढ़ाना ये टारगेट नहीं, आपको पेपर में मार्क्स कैसे मिलते हैं उसका डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, या उसका डिस्कशन हम ले रहे हैं। क्लियर। अभी व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, वेदर इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। अभी यहाँ पे आप देखते हो, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है ना वो बहुत छोटा है। अगर आप लिखने जाओगे ना तो आधे पेज में भर जाएगा, तो आधे पेज में भर जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसके 5 मार्क ले, हमें खुद को ये गिल्ट आता है कि 5 मार्क के लिए इतना कम लिखा तो मार्क्स मिलेंगे क्या। ओके, आपके क्वांटिटी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी मतलब क्या, कि आपने जो लिखा है वो कितना टू द पॉइंट है। ओके, और वो पॉइंट्स जो बुक में दिए वही आप लिख रहे हो क्या, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वजह से यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि आपको वो फॉलो करके चलना है। व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो मीनिंग बता दिया, और कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसमें से 1 क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। क्लियर। अभी यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी था, उसके लिए ऑप्शन नहीं था। बाकी अभी अभी आप क्या करोगे एग्जाम में, पहले 15 मिनट में आप पढ़ लोगे क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 तो सॉल्व करना ही है। तो बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन में से पढ़ के लेना है कि कौन से क्वेश्चन आप कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो, और उसमें आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मान लो कि 3rd क्वेश्चन पहले ले लिया, 4th क्वेश्चन पहले ले लिया, ऐसा आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो कंफर्टेबल है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से लिखते हो और लिख सकते हो, वो वहाँ पे पहले ले लेना। क्लियर। और याद रखना, 60 मार्क्स मतलब आप अगर 3 घंटे में देखते हो, 3 घंटे में देखते हो तो लगभग आपको 1.25 से 2 घंटे है लॉ का पेपर सॉल्व करने के लिए, और बीसीआर का पेपर सॉल्व करने के लिए 1 से 1.25 घंटा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आप जब सॉल्व करते हो तो आपके नज़रों के सामने घड़ी होनी चाहिए। ओके, और हर क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व होना चाहिए उसके लिए वहाँ पे एक टाइम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा एक कैलकुलेशन स्टूडेंट को बताता हूँ समझने के लिए, कि 180 मार्क्स का पेपर है ना, 100 मार्क्स का पेपर है, और 180 मिनट्स आपके पास सभी मिला के, दोनों सेक्शंस मिला के, बराबर 180 मिनट्स आपके पास है। तो अगर आप देखते हो तो 180 मिनट्स डिवाइड बाय 100, 180 मिनट्स डिवाइड बाय 180, 180 मिनट्स डिवाइड बाय 100 आप करते हो, तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि 1.8 मिनट आपके पास टाइम है पर मार्क। 1.8 मिनट, 1.8 मिनट मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन हो, 1.8 मिनट पर मार्क है, इंटू 5 मार्क, तो 9 मिनट्स मिल जाते हैं आपको, 9 मिनट्स मिल जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है, आपके नज़रों के सामने घड़ी रख दो। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आप देख लो पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आई थिंक 12 मार्क्स का है टोटल, 4 4 4, 12 मार्क्स का है ना। हाँ, तो आप यहाँ पे इंटू 12 मार्क्स है, तो सिंपल बात है, इंटू 1 पॉइंट मतलब 20 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। 20 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, तब जाके पौने, पूरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 20-22 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, 1.25 घंटे में पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सभी मिला के, कल आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ध्यान रहना चाहिए कि 20 मिनट हो गए, मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर। वहाँ पे आप अगर क्वेश्चन आंसर बल्कि बनाते हो, ज़्यादा बड़ा बनाते हो, तो ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आपको 20 मिनट की जगह पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 25 मिनट 30 मिनट लग सकते हैं। उससे आपको आगे का लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं मिलेगा, वो छूट जाएगा। मतलब बहुत से स्टूडेंट 100 में से सिर्फ 70 मार्क्स का सॉल्व करके आते हैं, ऐसे मैंने बहुत सी बार देखा है। आप अगर 70 का सॉल्व करते हो थ्योरी में, तो आप सोच सकते हो आप वहाँ पे 60 एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी में कितना भी अच्छे लोग को थोड़े मार्क्स कम मिलते ही है। क्लियर। तो इस केस में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपने 100 का अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, थोड़ा सा ध्यान दो, टू द पॉइंट आप रहते हो तो ये पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है, टू द पॉइंट रहते हो आप अननेसेसरली। ओके, मतलब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, और उसी को ही ट्रांसलेट करके लिखते हैं, मतलब एक डेफिनेशन उसी को ही ट्रांसलेट करके लिखते हैं, तो इतनी जरूरत नहीं, टू द पॉइंट लिखो आप। ओके, therefore this is called as this, therefore, okay, and that's why this is called as this, वही रिपीटेड मतलब
सेंटेंसेस दिखाई देते हैं। तो रिपीटेशन कम करो, जो टू द पॉइंट है वो लिखो, आपका टाइम बचेगा और 100 का अटेम्प्ट होगा। अगर 100 का अटेम्प्ट होता है तो मुझे लगता है अगर आपने गलती भी की हो एक दो तीन जगह पे तो भी आपको 70 प्लस लाना कोई डिफिकल्ट बात होगी। क्लियर, तो आपको फॉलो करना है। क्लियर, तो अगला पॉइंट जो है अटेम्प्ट कितना, 100 मार्क्स अटेम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा स्कोर आपका आने वाला है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है कि आपको 100 का अटेम्प्ट करना है। आगे तो कितना क्वांटिटी है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना लिखना है। आगे ए एंड बी परचेस टैक्सी टू द प्लाई इन पार्टनरशिप। They piled the taxi for a year when A, without the consent of B, disposed the taxi, which brought the partnership to an end. B brought an action to recover his share. ठीक है, A resisted B's claim on the ground that firm was not registered. Will he succeed or claim? तो रजिस्टर्ड फर्म ना हो तो आप दूसरे पार्टनर के ऊपर क्लेम कर सकते हो क्या? तो यहाँ पे हाँ, पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट इन्फोर्स एनी कॉन्ट्रेक्चुअल, तो अलाउड नहीं है एनी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, और जो भी लॉ ने राइट्स दिए पार्टनर्स को वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बट नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डज नॉट इफेक्ट पार्टनर्स राइट टू सीक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिसॉल्व फर्म। तो डिसोल्यूशन करके उसके अकाउंट सेटल करना, उसके राइट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी फर्म फर्म अनरजिस्टर्ड है फिर भी आप ये राइट ले सकते हो कि फर्म डिसॉल्व कर दो और सेटलमेंट कर दो, इसके आप राइट्स आपके पास है। अभी यही तो उन्होंने हाईलाइट किया है। मैंने आपको क्या बोला, एप्लीकेबल लॉ लिख दो, इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट ये लिख देना, बाद में वहाँ पे क्या है एप्लीकेबल सेक्शन पता हो तो लिख देना, नहीं पता है तो मत लिखना। एप्लीकेबल प्रोविजन ये वाली प्रोविजन आ जाएगी और उससे इस प्रोविजन को हाउ दिस प्रोविजन इज कनेक्टेड विद द ए एंड बी विद दिस केस, ये आपको एक्सप्लेन करना है और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। क्लियर, आगे तो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म का फिर से है कि लीगल हियर मतलब सक्सेसर, पार्टनर का सक्सेसर जो है ओके वो लायबल होगा या नहीं होगा। मतलब जैसे कि मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि डेथ हो गई है, डेथ हो गई है तो डेथ हो गई, लेकिन उस पर्सन का नाम जिसकी डेथ हो गई वो फर्म में अभी भी यूज किया जा रहा है, तो उसके जो लीगल हियर है वो लायबल है कि नहीं। ऑब्वियसली डेथ के केस में नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको याद होगा। इस वजह से लीगल हियर वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो उसकी डेथ के बाद में हुए उसके लिए उस पर्सन जो डेड पर्सन है उसके लीगल हियर्स लायबल नहीं होंगे। नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेथ। क्लियर, ये हिंट दिया है, बट आप प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, तो even in the absence of contract, certain social relationship give rise to certain specific obligation to be performed by certain person. These are known as कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब ऐसा हमने इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, बट सोशल रिलेशन की वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होते हैं जो लॉ बोलता है उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड्स कंसर्न्स। ठीक है, तो उसके फीचर्स क्या है ये बता दिया। ठीक है, आगे ये जो सर्कमस्टेंसेस है, ध्यान दो ध्यान दो, अभी यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला है। जो मेन हेडिंग है वो प्रॉपरली लिख देना। इसके अंदर के जो है देखो ये हेडिंग है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अब दिस वन इज हेडिंग, ये हेडिंग है और उस हेडिंग का एक्सप्लेनेशन उसके नीचे है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक से सुनना, ये एक्सप्लेनेशन आप आपके वर्ड्स में लिखोगे इतना फर्क नहीं पड़ता, इतना देखा नहीं जाएगा, बट ये हेडिंग जो है वो जितने हेडिंग्स है जितने पॉइंट्स है वो सभी आने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 पॉइंट बोले हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो 5 आने चाहिए। क्लियर, उसके अंदर जो कंटेंट है इस एक्सप्लेनेशन का, इस हेडिंग का जो एक्सप्लेनेशन है वो छोटा आप कर सकते हो, आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, उसे आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर सकते हो, कॉम्पैक्ट वे में प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, बट हेडिंग जितने हैं 5 हेडिंग, क्योंकि जो भी एग्जामिनर है वो चेक करते वक्त हेडिंग चेक करेगा कि 5 अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल है तो 5 के 5 आपने लिखे या नहीं। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है, हेडिंग्स प्रॉपरली लिखना है। हेडिंग्स मतलब जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स।
पॉइंट्स, उसके अंदर का जो है वो आप थोड़ा आपके वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा कॉम्पैक्ट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि है। क्लियर, आगे नेक्स्ट। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर है, आपको एक्सपल्शन का याद होगा। एक्सपल्शन कैसे होना चाहिए, मेजोरिटी, ये ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन में लिखोगे इन गुड फेथ, गुड फेथ के लिए क्या होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, एंड नोटिस पार्टनर को देनी चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, जो रूल पड़ा है वो यहाँ पे लिख देना एप्लीकेबल में। क्लियर, तो उसका बाद में आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे। तो एक्सप्लेनेशन एक्सपल्शन जो है वो एक्सपल्शन कैसे होना चाहिए, अगर अदरवाइज पार्टनर को एक्सपेल किया गया तो उस केस में वो नेसेसरी एक्शन ले सकता है। व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, तो उसका आंसर जो है, आप जितने पॉइंट्स लिखोगे, अगर यहाँ पे इतने सभी पॉइंट्स लिख दिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, एक आधा मार्क कट किया जा सकता है। ओके, तो वो तो थ्योरी में एक्सपेक्ट करके चलना, ABCDEFG सभी पॉइंट्स आ गए तो आपको मार्क्स पूरे मिलने चाहिए, पॉइंट्स पूरे लिख के आना है। क्लियर, नेक्स्ट। P, X, Y and Z are partners in registered firm. A and company, firm A and company, X died and P retired. Y and Z filed suit against W, Y and Z in the name and on behalf of firm without notifying to the registrar or firm about changes in the constitution of firm. ठीक है, इज द सूट मेंटेनेबल, सूट इज द सूट मेंटेनेबल मतलब ये सूट वैलिड है क्या, इसे कोर्ट में इंटरटेन किया जाएगा या कोर्ट में उसे वैलिड माना जाएगा कि ये वो पूछ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये रजिस्टर्ड फर्म है तो केस कर सकते हैं, पहली बात तो रजिस्टर्ड फर्म है। तो पी रिटायर हो गया, एक्स डेड पी रिटायर्ड, तो वाई एंड जेड फाइल सूट अगेंस्ट, आपको ये पता होगा कि जब भी कोई पार्टनर जाता है तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है कि ये पार्टनर चला गया, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है, नोटिस देनी पड़ती है। लोगों ने क्या बोला है कि कोई डब्ल्यू थर्ड पर्सन, उससे कंफ्यूज मत होना, बाकी जो पार्टनर्स है वाई एंड जेड बचे हैं ना, उन्होंने डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब आउटसाइडर, कोई तो उनका सप्लाई होगा, कस्टमर होगा, उसके ऊपर केस फाइल किया विदाउट नोटिफाइंग टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो उनको नोटिफिकेशन नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किस बात की, अबाउट चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म के जो दो पार्टनर्स है वो एक की डेथ हो गई एक चला गया, ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया है, तो ऐसी केस में ये सूट मेंटेनेबल है या नहीं है। तो सूट इज मेंटेनेबल, द टेस्ट अप्लाइड इन दिस केसेस वेयर whether plaintiff satisfied two requirements, दो requirement satisfy होते क्या, suit must be instituted by or on behalf of firm which had been registered, तो वो ये firm registered है, the person suing had been shown as a partner in the register of firm, और जो सूट फाइल करे वो पार्टनर है कि नहीं, जैसे कौन फाइल करे वाई एंड जेड, वो दोनों पार्टनर है ना अभी, बराबर, तो सिर्फ दो पार्टनर चले गए, उसकी इंटीमेशन रजिस्ट्रार को नहीं दी, इस वजह से केस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा, आप केस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स अ माइनर वॉज स्टडिंग इन बीकॉम इन अ कॉलेज, ध्यान सुनना, ये बहुत सी बार क्वेश्चन जो है ना वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। पहले दिमाग में आता है कि सर एक्स माइनर है तो कॉलेज में कैसे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बोला ना एक्स माइनर है, माइनर है तो माइनर है, भले वो बीकॉम कर रहा हो कॉलेज में हो, बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि नहीं मतलब सर ये अगर माइनर है तो कॉलेज में कैसे। ठीक है, मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जिनका 18 ईयर्स एज चल रहा है और वो FY में हो गया है, तो वो कर सकते हैं, उसके उस पर टेंशन नहीं ले। उन्होंने बोला ना हिज माइनर, तो माइनर के प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए, आपको अननेसेसरीली मतलब खुद के ओपिनियंस मत देना, खुद के ओपिनियंस मतलब क्या है, ही इज इन कॉलेज देन हाउ ही कैन बी माइनर, माइनर ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, मैंने ऐसे आंसर्स देखे हैं। ठीक है, ऐसा लिखते स्टूडेंट ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, इफ ही इज माइनर देन कॉन्टेक्ट इज वाइड एब इनिशियो, ठीक है, सो अवॉइड
पर्सनल ओपिनियन और ओन सजेशन। ओपिनियंस नहीं देने हैं, वो आपसे ओपिनियन नहीं मांग रहे। वो क्या बोल रहे हैं, लॉ क्या बोल रहा है वो देखो, उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। तो अगर नेसेसिटीज के लिए सप्लाई किया हो तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल है, ठीक है, जो रूल है वो अप्लाई हो जाएंगे। बट इससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब देखो, ऐसा आपने लॉ में कहीं पर पढ़ा है कि जो चीज़ आपने लॉ में नहीं पढ़ी है वो यहाँ पे लिखना हो, जैसे कि वो कॉलेज में, वो जो है वो पर्सन कॉलेज में नहीं होगा अगर वो माइनर है, तो ऐसा लॉ में कहीं पे पढ़ा है क्या? जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं लॉ में, वो आप वहाँ पे बिल्कुल भी मत लिखना। आप ये पर्सनल फैक्ट्स ऐड कर रहे हो या पर्सनल कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आगे यहाँ पे दिया है वो भी आप चेक कर सकते हो बाद में। पब्लिक कंपनी, ओके, उसमें टोटल 230 है, लेकिन आपको याद होगा कि एम्प्लॉई और एक्स एम्प्लॉय जिनको एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे शेयर्स दिए तो उन्हें काउंट नहीं किया जाता है मेंबर्स में, ठीक है। तो उनको छोड़ के अगर मेंबर्स लिमिट के अंदर हो तो ये प्राइवेट कंपनी कही जा सकती है। तो प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट जो है वो फॉलो होता है, वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट कंपनी। इतने मेंबर्स है तो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखना, एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय उनको काउंट नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉयज एंड एक्स एम्प्लॉयज उनको काउंट नहीं किया जाएगा जिनको एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे शेयर्स दिए थे। एंड ये जो है, हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, आपके आपको जब फाइल आ जाएगी तो इतना चेंज किया जाएगा, यहाँ पे आंसर में प्रॉपर आंसर वहाँ पे दिया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन ही आंसर में गलती से आ गया है, जो जिन्होंने टाइप किया है, ओके, वो गलती से वही डाल दिया है। तो यहाँ पे देखना, 5 कपल्स होल्डिंग शेयर जॉइंटली, मतलब यहाँ पे 10 लोग हैं, 5 इंटू 2, 10 लोग हैं, बट इन्हें 5 ही माना जाता है, एक ही माना जाता है। मतलब अगर दो लोगों ने मिलकर एक शेयर, कुछ शेयर्स लिए तो उनको एक ही माना जाता है। अगर इन्हें तो काउंट नहीं करना है, एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ तो 190 +5 +5 तो 200 ही हो गए ना, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे क्या है कि कंसिडर किया जा सकता है, कैलकुलेशन किया जाता है। पार्टनर कौन नहीं बन सकता, ठीक है, अनसॉल्वेंट का है, इंसॉल्वेंट है, ओके, वो सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्या है ये वहाँ पे बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपके सामने दिया गया है। एलएलपी का वाइंडिंग अप कब हो सकता है, आप ट्रिब्यूनल के सामने कब जा सकते हो एलएलपी के वाइंडिंग अप के लिए, वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो सिंपली कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, प्रेजेंटेशन, केस स्टडी का वहाँ पे बता दिया कैसे आप कर सकते हो। अगर आपके टीचर ने आपको बताया हो एक पर्टिकुलर तरीका, उससे आप प्रैक्टिस करो तो वो कंटिन्यू कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। कीवर्ड्स लिखने की कोशिश करना, मेन जो पॉइंट्स है उसमें तो कीवर्ड्स आने चाहिए, बाकी जो नीचे एक्सप्लेनेशन है, ओके, वो अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट है वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। हाउ मच टू राइट, टू द पॉइंट लिखना, जितने पॉइंट्स है उतने ही लिखना, अननेसेसरली आंसर बड़ा मत बना देना। क्लियर? नो चेंजेस इन डेफिनेशन, डेफिनेशन जैसे वैसे ही लिख देना। 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है, ये टारगेट रख के चलना, उसके लिए वॉच सामने रखना। और वॉच सामने रख के वहाँ पे क्या हो जाएगा कि लगभग 20 मिनट्स जो भी टाइम आता है, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया, तो 20-22 मिनट उसमें क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, एक थोड़ा सा आपका टारगेट होना चाहिए। क्लियर? आगे हेडिंग और पॉइंट्स सभी लिखने हैं, मतलब मान लो कंडीशंस के लिए एक पर्टिकुलर हेडिंग्स है 5-6, जैसे कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके एग्जांपल है, वो सभी हेडिंग्स लिखने हैं, उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो। अवॉइड योर ओन ओपिनियन, आपके ओपिनियन अवॉइड करना, जो लॉ बोल रहा है, जो अपने लॉ में पढ़ा नहीं, वो चीज़ें वहाँ पे क्या है कि आप लिखना मत। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो केस स्टडी के हिसाब से चेक कर लेते हैं, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। लॉ जो बोल रहा है उसके हिसाब से ये सही है कि नहीं, वो आपको ढूंढना है। क्लियर? तो इस तरह से आपको मार्क्स वहाँ पे अच्छे मिलने चाहिए अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हो। वर्ड्स, थोड़े से लीगल वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करना, ओके, उसे याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आपके मार्क्स बढ़ ही जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, चलो, तो आगे टेस्ट पेपर 2 वो भी आप सॉल्व करना, उसका भी डिस्कशन मैं अवेलेबल कर दूंगा, उसका भी आंसर शीट अवेलेबल कर दूंगा। राइट? चलिए, बाय बाय।
एंड ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से देना। और 100 का अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट के लिए। क्लियर, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं 200 के लिए पासिंग है तो समथिंग 190 के आसपास फेल हो जाते हैं। उनको पूछा जाता है कि आपने कितना सॉल्व किया था, तो हर पेपर में उन्होंने 10-10 मार्क छोड़े थे या 15-15 मार्क छोड़े थे, मतलब उतने मार्क का सॉल्व करना छोड़ दिया था, टाइम कम पड़ रहा है इस वजह से। उस तरह से आप देखते हो 15-15 मार्क का छोड़ दिया तो 4 पेपर में 60 मार्क्स अगर छोड़ दिए हो, अगर उन्होंने वो अटेम्प्ट किए होते तो 10 मार्क पड़ जाते ना, 60 मार्क में से 10 मार्क मर जाते और 200 के ऊपर स्कोर आ जाता, पास हो जाते। इस वजह से 100 का अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 200 के पास जाके, मतलब पासिंग परसेंटेज के, पासिंग मार्क्स के पास जाके फेल हो जाते हैं, मतलब उसके आसपास फेल हो जाते हैं। वही आपने अगर पूरा अटेम्प्ट किया होता तो ये गलती या ये प्रॉब्लम नहीं होता। भाई जो तो अच्छा स्कोर करने वाले उनके कोई टेंशन ही नहीं, उनका भी स्कोर बढ़ जाएगा और वो पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आता ही नहीं तो अलग बात है, बट आई एम श्योर आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की हो तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सिलेबस से पूछे जाते हैं, तो सॉल्व करना या उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा। तो मेरे हिसाब से अपने वो अटेम्प्ट करना चाहिए, जितना आता है वो लिखना चाहिए। 5 में से 2 मार्क मिलेंगे बट कहीं ना कहीं तो इंक्रीज हो ही जाएगा आपके मार्क्स में। राइट, ओके, चलो बाय बाय।